हेलो एवरीवन। यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके आईएएस बनने का सपना लाखों लोग देखते हैं। हजारों लोग इस सपने को पूरा भी करते हैं और आईएएस यहां पर बनते हैं, देश की सेवा करते हैं। लेकिन एक मामला यहां पे चर्चा का विषय बना है जिसमें नाम आ रहा है एक आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर का, जिन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट का यहां पर दुरुपयोग करके, दिव्यांग सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करके आईएएस बनी है। यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स को यहां पर यूपीएससी को सबमिट करके बन गई हैं आईएएस। वर्तमान समय में इनकी जांच यहां पर यूपीएससी कर रहा है और अगर यहां पर यह सही पाया गया तो इनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। आज हम यहां पर इस मामले को समझेंगे। क्या यूपीएससी जैसे यहां पर बड़ी संस्थाओं में भी यहां पर फर्जी तरीके से आईएएस बना जा सकता है? क्या ये यूपीएससी का कोई एक स्कैम है? क्या यहां पर पूजा खेड़कर के द्वारा यह स्कैम किया गया है? और ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का मुद्दा क्या है? ये किससे मिलता है? आरक्षण का लाभ कैसे मिलता है? साथ ही पूजा खेड़कर यहां पर मेडिकल टैक्स से कैसे बच जाती हैं? दिव्यांग होने के बाद आपको मेडिकल टैक्स से गुजरना पड़ता है, लेकिन टेस्ट से कैसे यहां पर साफ बच जाती हैं? ये पूरा मामला यहां पर देखा जाए तो काफी विवादों से घिरा हुआ है, इसलिए इसके हर एक मुद्दे को हम यहां पे समझेंगे। सबसे पहले यहां पे देखिए पूजा खेड़कर कौन है। तो पूजा खेड़कर एक आईएएस अधिकारी वर्तमान से ट्रेनी है और 2021 में देखा इन्होंने एग्जाम दिया था यूपीएससी का, 821 इनकी रैंक आई थी और वर्तमान समय में ट्रेनिंग ले रही हैं। लेकिन मुद्दा दो तरीके, जो दो सर्टिफिकेट इन्होंने लगाए दोनों यहां पे फर्जी निकले। एक है दिव्यांग होने का, एक क्रीमी लेयर वाला ओबीसी का। तो एक एक करके दोनों ही के बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम क्रीमी लेयर वाला मुद्दा समझते हैं कि क्रीमी लेयर ओबीसी का क्या होता है, ये ओबीसी के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर है और पूजा खेड़कर यहां पर इसमें विवादों में क्यों घिरी हुई हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पूजा खेड़कर पर जो आरोप है कि यूपीएससी की सिविल सर्विस की परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए दिव्यांगता और नॉन क्रीमी लेयर का इन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आईएएस जो है पूजा, इन्होंने ओबीसी का नॉन क्रीमी कैंडिडेट होने का दावा किया था अपने सर्टिफिकेट में। लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल किस लिए उठ रहे हैं? क्योंकि इनके जो पिता की संपत्ति है वो है 40 करोड़, और अगर आप 40 करोड़ की संपत्ति आपकी पिता की है तो आप एक नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट नहीं हो सकती हैं। उसके लिए यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन यूपीएससी ने बना रखा है, सरकार ने बना रखा है, और आपने यहां पर उसका दुरुपयोग किया है और इसी के कारण इसमें यहां पे जांच हो रही है। इस मामले की भी जांच यहां पर हो रही है और वो यूपीएससी में आरक्षण देने के अपने यहां पे नियम है, जिसमें किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा। ओबीसी के लिए भी यहां पे एक 27% के आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान होता है। उसको आइए मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं। देखिए किस कैटेगरी को यूपीएससी में आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण देखिए यहां पे आपको जो मिलता है उसी के कारण आरक्षण का जो फायदा है, बेसिकली यहां पर हर वर्ग को आगे बढ़ने का एक मौका और हर वर्ग के लिए यहां पे अलग अलग यहां पे प्रावधान। देखिए होता क्या है, यूपीएससी में आपको आरक्षण के साथ साथ ज्यादा समय तक के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि अटेम्प्ट देने की छूट, आयु में छूट, सीटों में आरक्षण, यूपीएससी पात्रता और कट ऑफ जैसे चीजों में आपको छूट मिलती है। यानी कि कई सारे फायदे यहां पे आपको रिजर्वेशन के कारण मिलते हैं। रिजर्वेशन मिला किस किस को है, तो यहां पे देखिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलता है, एससी एसटी वर्ग को मिलता है, यहां पर है ओबीसी वर्ग को मिलता है, विकलांग वर्ग के तहत यहां पर ये सारी चीजें क्या हैं, इन अलग अलग वर्गों में आपको आरक्षण मिलता है और वहां पर इसमें कैंडिडेट्स आपको सिलेक्ट किए जाते हैं। अब इसी में जो आता है ओबीसी का, ओबीसी में देखिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो यहां पे कैटेगरी बनाई गई हैं। इन दोनों ही कैटेगरी का मुद्दा यहां पे क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। मान लीजिए किसे क्रीमी लेयर कहा जाएगा, किसे नॉन क्रीमी लेयर कहा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो इससे सिंपल सा फंडा है। अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार को यहां पे क्रीमी लेयर श्रेणी में रखा जाएगा, और जिस परिवार की आय 8 लाख से कम यहां पर है उसे हम नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट यहां पे कहेंगे। तो परिवार की बात की गई, किसी व्यक्ति की बात नहीं की गई है। तो परिवार के तहत यहां पे देखा जाए जो पूजा के पिता की संपत्ति है 40 करोड़ है, 8 लाख से कई गुना यहां पे आपको ज्यादा है, और उन्होंने इसके बावजूद यहां पे एक नॉन क्रीमी लेयर का यहां पे सर्टिफिकेट लगाया था और यही यहां पर विवाद फंस गया है। अब इस समय अगर वर्तमान समय देखिए, इसके सारे कुछ और मुद्दे भी समझिए। इनकी आय में वेतन और कृषि आय शामिल नहीं है। वहीं अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उस परिवार को हम नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में यहां पे रखते हैं। यूपीएससी में जो प्रावधान है कि क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं, यानी कि अगर आप ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं लेकिन अगर आप एक क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। और ओबीसी कैंडिडेट के परिवार से मान लीजिए यदि कोई राष्ट्रपति है
उपराष्ट्रपति है, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये सारे कैंडिडेट्स भी क्या माने जाएंगे? क्रीमी लेयर माने जाएंगे, और क्रीमी लेयर के तहत इनको भी यहाँ पे ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप इन कैटेगरीज में भी आते हैं, यानी कि किसी भी आपको सरकारी कंपनी में है, पीएसयूज में है, यूनिवर्सिटीज में है, बैंक बीमा कंपनियों के अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर अधिकारी हैं, सेना में कर्नल हैं, या फिर उससे ऊपर के अधिकारी हैं, वायुसेना, नौसेना, पैरामिलिट्री में समान रैंक के अधिकारी हैं, तो भी यहां पर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाएंगे और आपको यहां पर कोई भी आरक्षण ओबीसी के अंतर्गत नहीं मिलेगा। अब एक चीज और यहां पे समझ लीजिए, इन कैंडिडेट्स के परिवार में अगर शहर में खुद का घर है, अच्छी इनकम है, जमीन है, तो भी उन्हें ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता है। तो ये एक प्रावधान है और पूजा खेड़कर यहां पर फंसी हुई हैं। इसके साथ देखिए, जो वर्तमान समय में आपको सेक्शन कितनी किसको छूट मिलती है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहां पे देखिए 21 से 37 वर्ग के आयु वर्ग तक आपको यहां पर अटेम्प्ट देने का मौका मिलता है। अनगिनत आपको अटेम्प्ट मिलते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर भुगतान नहीं करना होता है फॉर्म भरने के लिए। इसी तरीके से अगर हम अलग अलग कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को देखें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 21 से 32 साल तक 6 अटेम्प्ट देने होते हैं, ठीक है। इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग को यहां पर देखा जाए नोट आपको है। दिव्यांग और कैंडिडेट्स को अगर हम देखें तो यहां पर 42 साल तक हैं, अटेम्प्ट दे सकते हैं, अनगिनत आप अटेम्प्ट हैं आपके लिए, और यहां पे कोई शुल्क नहीं देना होता है। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए देखें 21 से 35 आयु वर्ग तक आप आते हैं और 9 अटेम्प्ट यहां पर आपको मिलते हैं और साथ ही 100 रुपए आपको भुगतान करना होता है। तो ये यहां पे अटेम्प्ट आयु छूट की बात हो गई। इसके साथ साथ अगर हम देखें, पूजा खेड़कर का क्रीमी लेयर के साथ साथ एक दिव्यांगता का भी मामला इसमें जुड़ता है। तो दिव्यांगता के मामले को समझते हैं, उससे ये कैसे बची। देखिए यहाँ पे कई सारे और विवाद भी हैं। पूजा खेड़कर ने नियमों के पालन नहीं किए हैं, और ऐसा नहीं एक दो नहीं, ऐसे कई सारे नियमों का पालन नहीं किया है। जैसे कि वीआईपी नंबर प्लेट में इन्होंने अपनी पर्सनल ऑडी कार में यहाँ पे लगवाई, ठीक है। इसके ऑडी का कार को फिर ये अपनी लाल और नीली बत्ती लगाकर उसको चलाती भी हैं। उस पर साथ ही यहाँ पे पुणे के कलेक्टर कार्यालय में जाकर के वहाँ पे हंगामा करने, सीनियर अफसर का यहाँ पर प्लेट और दफ्तर छीनने, उन पर अपनी नेम प्लेट लगाने के भी यहाँ पर आरोप लगे। इसके बाद इनका ट्रांसफर भी यहाँ पर पुणे से कर दिया गया है। तो ये सारा मामला यहाँ पे लगातार विवादों से ये घिरी रही हैं। आगे देखिए यहाँ पर होता क्या है वो उसको भी समझते हैं। इनका देखिए सिलेक्शन 2021 में यहाँ पर होता है, सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपका क्या होता है, फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होने आपका मेडिकल एक सेटअप होता है, चेकअप किया जाता है। उससे ये कैसे बचती हैं, तो देखिए होता क्या है, 26 और 27 मई को दिल्ली के एम्स ऑफ सफदरजंग अस्पताल में इनकी जांच होनी थी, जो कि ये छोड़ देती हैं। इसके बाद लगातार जांचों से बचती हुई 1 जुलाई के एक और जांच में यहां पर ये शामिल नहीं होती हैं। 26 अगस्त 2022 को एक मेडिकल जांच के लिए सहमत हो गई, लेकिन 2 सितंबर को एक जरूरी एमआरआई के लिए यहां पर फिर ये नहीं जाती हैं। इस एमआरआई का यहां पर मकसद पूजा की दृष्टि हानि यानी कि विजुअल इंपेयरेंट्स को यहां पर आकलन करना था, और इससे ये लगातार, यानी कि एक व्यक्ति अगर यहां पर देखा या दिव्यांग नहीं है और जांच कराएगा तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए ये लगातार क्या है, जो भी जांच यहां पर होनी थी यूपीएससी की तरफ से, वो सारी जांच से ये लगातार बचती गई। इसके बाद इन मेडिकल जांच में शामिल होने के बजाय पूजा खेड़कर ने एक बाहरी केंद्र से एक एमआरआई की रिपोर्ट पेश की, जिसे यूपीएससी ने यहां पे अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद यूपीएससी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट में उनके चयन को लेकर चुनौती दी, और 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ यहां पर एक फैसला भी सुनाया गया। इसके बावजूद पूजा के एमआरआई को सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिया गया, जिससे उनकी आईएएस की नियुक्ति की पुष्टि हो गई। यानी कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक तरफ यहां पर आप अस्वीकार करते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं, मामला सुनाते हैं, और फिर दूसरी तरफ उनके सर्टिफिकेट को आप स्वीकार कर लेते हैं, जो कि बाहरी केंद्र से कहीं जांच कराया गया था, ना कि यूपीएससी के द्वारा। और यहीं पर एक सवाल होता है कि क्या यूपीएससी में इनके सिलेक्शन पे स्कैम किया गया है या किसी तरीके दबाव के कारण इनका सिलेक्शन किया गया है। एक ट्रेनी को किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, उसको लेकर भी बवाल यहां पर हुआ है, विवाद हुआ है, वो भी समझिए। किसी भी ट्रेनी आईएएस को नहीं मिलती है किसी प्रकार की कोई सुविधा, यानी कि जो नियम के अनुसार अगर हम देखें, ट्रेनी आईएएस को कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, उसकी कोई ये हकदार नहीं होते हैं। ये सब उन्हें तब हासिल नहीं हो सकता है जब वो राजपत्रित अधिकारी नियुक्त नहीं हो जाते, यानी कि आपको तब तक ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलती है जब तक आईएएस के रूप में नियुक्ति हो जाए। ट्रेनिंग तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना केबिन, ना कार, ना चपरासी, ना कुछ। यहाँ पर
पूजा ने ड्यूटी पे आने से पहले एक अलग केबिन कार आवासीय क्वार्टर को चपरासी की मांग यहां पर लेकिन लगातार की। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो ऐसी किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगी। जब इनको ये सारी चीजों के बारे में बताया गया तो इन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद अपने सीनियर्स के साथ किया और एक सीनियर का चैम्बर भी इन्होंने छीन लिया। पुणे कलेक्टर कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी के नेम प्लेट को हटाकर पूजा ने अपनी यहां पर नेम प्लेट लगवा दी। अपने नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, राष्ट्रीय ध्वज, नेम प्लेट, शाही मुहर, इंटरकॉम आदि यहां पर उपलब्ध कराने के इनके द्वारा निर्देश भी दिए गए। जब ये सारा मामला यहां पर बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगता है तो यहां पर इनका उठा के ट्रांसफर कर दिया गया और इनके प्रशिक्षण के बचे हुए समय के लिए वॉशिंग ट्रांसफर यहां पर किया गया है। वह 30 जुलाई 2025 तक वहां सुपर न्यूमेरी सहायक कलेक्टर के तौर पर काम करेंगी। वह अब एक वैकल्पिक अधिकारी के तौर पर अपनी ट्रेनिंग को यहां पर पूरी करेंगी, यानी कि यहां पर एक कार्यवाही तो की गई है, लेकिन अगर इस मामले की जांच आगे बढ़ती है, ओबीसी नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर का भी दायरा चेक किया जाता है, वापस से इनके यहां पर यूपीएससी के द्वारा जांच बिठाई जाती है और तो यहां पर इनके बर्खास्त होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मामला कैसा होगा, आगे कैसा यूपीएससी क्या एक्शन लेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस तरीके के मामले यहां पे सोचनी है और यूपीएससी को इसके संदर्भ में कड़े कदम उठाने होंगे। अन्यथा की स्थिति में यूपीएससी जैसी संस्था पर भी सवालों के निशान और लगातार सवाल किए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।